ये है फेमस हनुमान ढोका। यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति दरवाजे के पास है और कहा जाता है कि यह जगह राजाओं की सुरक्षा का प्रतीक थी और इस दरवाजे के अंदर जाने का मतलब है पावर के सेंटर में एंट्री लेना। और आज मैं भी वहीं करने जा रहा हूँ और फिर मेरे सामने खुलता है एक पुराना युग। ये वही महल है जहाँ कभी राजा रहते थे, जहाँ फैसले लिए जाते थे और जहाँ से एक पूरे देश की तकदीर लिखी जाती थी। और आपको यहाँ आने के लिए आना पड़ता है दरबार स्क्वायर। और इस इतिहास को पढ़ने और देखने के लिए लगते हैं कुछ फ़ी भी लगता है। एक्चुअली मुझे भी मालूम नहीं था, मैं भी बट अंदर आया तो फिर मैंने पूछा तो मालूम चला कि यहाँ पे फ़ी लगता है। तो इंडियन के लिए 350 रुपये है और नेपाली में वो 500 रुपये। ये टिकट काउंटर है यहाँ पे, देखो। इससे क्या है कि इस एरिया में आपको घूमने के लिए जो है परमिट मिल जाता है, आप पूरा एरिया ही घूम सकते हैं। ये राजी ये टिकट ऐसे रहता है, मैप हमारे टिकट। ओ सॉरी, ये मैप है और ये टिकट है और ये मैप है। वो ऐसा मिलेगा जो गले में लगाने के लिए, जिससे रहेगा कि जी आप इस स्क्वायर में घूम रहे हैं। ये फ्री सेवा नहीं है एक्चुअली। टिकट लेने के बाद दरबार स्क्वायर में एक पुरानी सी चीज ने मेरा ध्यान आकर्षित कर लिया। सनडायल। इस छोटी सी स्टोन क्लॉक ने याद दिलाया वक्त हमेशा चलता रहता है, बस हम ही कहीं रुक जाते हैं। सनडायल देखने के बाद जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ, मेरे सामने इतिहास का एक और पन्ना खड़ा हो जाता है। ये है लोहान चौक। जिसका नाम आंगन के केंद्र में स्थित तरासे हुए पत्थर के विशाल टुकड़ों से पड़ा है। काठमांडू घाटी और पूरे नेपाल में इन पत्थरों को अक्सर बिना किसी प्रतिमा के पूजा स्थलों के रूप में रखा जाता है, जिन्हें शक्तिपीठ या शक्ति स्थल कहा जाता है। वर्ष के कुछ विशेष दिनों में इन स्थानों पर विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। लोहान चौक में बनी खूबसूरत नक्काशी वाली खिड़कियाँ नेपाल के ट्रेडिशनल नेवारी कला से बनाई गई हैं। ये काठमांडू वैली के नेवार समुदाय की पुरानी कला है। इसमें लकड़ी पर हाथ से बहुत ही डिटेल्ड कार्विंग की जाती है। इसमें कुछ खास डिजाइन की जाती हैं, जिसमें फूल, देवता, मंडाला और जियोमेट्रिक पैटर्न्स मिलते हैं। ये कला सदियों पुरानी है और आज भी जिंदा है। लेकिन अब जो आप देखोगे वो इस दरबार स्क्वायर को और भी खूबसूरत बनाता है और आज की मॉडर्न आर्किटेक्चर को भी सोचने पर मजबूर कर देगा। ये है नौतल्ला दरबार। जैसे ही मैं इस महल के अंदर आता हूँ, एक अजीब सी शांति महसूस होती है। बाहर का शोर यहीं दहलीज पर रुक जाती है। यहाँ आवाज़ कम है पर एहसास ज़्यादा है। हर कदम की हल्की सी गूंज ये बताती है कि यह जगह कभी खाली नहीं थी। ओ भाई, ये देखो, ऊपर आने के बाद से जो चीज़ हम लोग नीचे से देख रहे थे, अब वही चीज़ हम लोग ऊपर से देखेंगे। ये रहा, हम लोग भी यहाँ खड़े थे और ये देखो कितना खूबसूरत महल लग रहा है ये। और ये देखो, ये लिंग हर जगह जो है आपको देखने को मिल जाती है।
दीवारें पर बनी ये नक्काशी सिर्फ डिजाइन नहीं है, ये उन हाथों की मेहनत है जो शायद अपने नाम भी पीछे छोड़ गए। हर लकड़ी का टुकड़ा एक कहानी है। नौ मंजिलों का ये महल सिर्फ ऊंचाई नहीं, एक सोच का प्रतीक है। उस दौर में जब ना मशीनें थीं, ना मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी, तब भी इंसान ने कुछ ऐसा बना दिया जो आज भी खड़ा है। सोचो कैसे बनाए होंगे, हर लकड़ी का टुकड़ा, हर डिजाइन इतनी परफेक्ट कि आज के इंजीनियर्स भी हैरान रह जाएं। ये सिर्फ कला नहीं, ये एक साइंस है जो सदियों पहले समझ ली गई थी। ये वही जगह है जहाँ से राजा अपने शहर को देखते होंगे। यहीं खड़े होके उन्होंने फैसले लिए होंगे जो एक पूरे देश की तकदीर बदल देते थे। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो हर दीवार एक कहानी सुनाती है। डर लग रहा है, इतने ऊपर स्ट्रक्चर कैसा हो, जो ऊपर से भी दिख रहा था हम लोग को, सॉरी यार, जो नीचे से दिख रहा था ऊपर इतना बड़ा गुम्बद, हम लोग उस पर चढ़े हुए हैं। भाई साहब थोड़ा सा डर लग रहा है यार। जैसे ही मैं इस ऐतिहासिक दरबार को छोड़ के बाहर निकलता हूँ, मेरी नज़र पड़ती है काठमांडू के सबसे पवित्र स्थान में से एक, कुमारी घर। जहाँ निवास करती हैं जीवित देवी। जी हाँ, नेपाल में कुमारी माता कोई मूर्ति नहीं बल्कि एक जीवित बालिका होती हैं। उन्हें देवी तलेजु भवानी का अवतार माना जाता है। भक्त मानते हैं कि कुमारी माता के दर्शन से सुख, समृद्धि और सुरक्षा मिलती है और उनकी एक मुस्कान जीवन बदल सकती है। अभी ओपन नहीं हुआ है, 11 बजे ये ओपन होता है। फ़िलहाल के लिए अंदर कैमरा अलाउ नहीं होता है, सो हम लोग बाहर से ही बस देख के निकल लिए। अंदर कैमरा अलाउ नहीं होता है तो फिर कैमरा अंदर मैं दिखा नहीं पाया आप सभी को। बट अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो वो 11 बजे के बाद जाना तो ही दर्शन हो पाएगा, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा दर्शन को। ठीक है जी, आगे चलते हुए हनुमान ढोका, ये तो पूरा एरिया ही हनुमान ढोका का है। सुबह हो चुकी है। सूरज की हल्की किरणें जब प्राचीन गलियों पर पड़ती हैं तो लगता है मानो इतिहास खुद जाग उठा हो। दुकानें भी खुल चुकी हैं, लेकिन ये दुकानें आम दुकानों जैसी नहीं लगती हैं। ये तो जैसे किसी पुराने राज दरबार का हिस्सा लगते हैं। हर लकड़ी की नक्काशी, हर खिड़की, हर दरवाज़ा इतना खूबसूरत है कि लगता है मानो कोई राजा आज भी यहीं रहता हो, या शायद ये शहर अभी भी अपने अतीत को जी रहा हो। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ और फिर मैं पहुँच जाता हूँ उस रहस्यमयी शक्ति के सामने।
श्वेत भैरव, जहां भैरव का स्वरूप आमतौर पर काला और भयावह माना जाता है, वहीं श्वेत भैरव एक अलग ही सत्य को दर्शाते हैं। उनका यह उजाला स्वरूप सिर्फ रंग नहीं बल्कि एक संदेश है, शांति का, न्याय का और संतुलन का। इन मंदिरों की खूबसूरती देखकर मेरा मन खुद ब खुद खींचने लगता है, जैसे कोई अनदेखी शक्ति मुझे अपने पास बुला रही हो। मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाता हूँ, हर नक्काशी को महसूस करने के लिए, हर पत्थर जैसे कोई कहानी सुना रहा हो। और अचानक मेरी नज़र ठहर जाती है। काल भैरव, जो इस पूरे धरती पर अद्वितीय माना जाता है। जहां आमतौर पर भैरव का स्वरूप उग्र और भयावह होता है, वहीं ये प्रतिमा कुछ अलग ही कहानी कहती है। और इस पूरे धरती पे ये एक ऐसा स्टैचू है जो कि मुस्कुराते हुए है। यहाँ हर मोड़ पर एक मंदिर है और हर मंदिर की एक अपनी कहानी। यहाँ आकर आप सिर्फ जगह नहीं देखते, बल्कि आप इतिहास को महसूस करते हैं।